अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक ऐसी बीमारी के बारे में कि जो 40-45 साल से कम उम्र के लोगों को होती है। उसकी वजह से कमर के निचले हिस्से में खसूसी तौर पे दर्द होता है। रात के वक्त ये दर्द शुरू होता है, रात को ये दर्द ज़्यादा होता है, रेस्ट करने से दर्द ज़्यादा होता है और अक्सर लोगों को सुबह के वक्त इस दर्द की वजह से उनकी आँख खुल जाती है। जब वो चलते फिरते हैं, जब वो सारा दिन के काम करते हैं तो इस दर्द में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है, लेकिन रेस्ट करने से ये दर्द जो है बढ़ता है, कम नहीं होता। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी दर्द, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी और मैकेनिकली दर्द का ये फ़र्क है कि मैकेनिकल कोई भी वजह हो, जैसे किसी का अगर मोहरे का मसला हो तो उसके बाद वो चलने फिरने से दर्द बढ़ेगा लेकिन रेस्ट करने से वो बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे काम होता है उलट। इसे कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी का नाम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आमतौर पे ये 20 साल से लेकर 40-45 साल के लोगों को होती है। एनकाइलोजिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ सख्त हो जाती है, जैसे कि अगर आप फर्ज करें कि ये एक चीज़ है, इसको आप मोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल सख्त हो जाए, जैसे कोई बांस होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उसे कहते हैं एनकाइलोसिस, जो स्टिफ हो जाए, जो मुड़ ना सके। और स्पॉन्डस कहते हैं, स्पॉन्डस को कहते हैं हम स्पाइन, यानी जो हमारे ये मोहरे होते हैं, जो हमारी कमर के मोहरे होते हैं, इन्हें स्पॉन्डस कहते हैं। और लाइटस का मतलब होता है कि सोजिश, इन्फ्लेमेशन, यानी हमारे जो कमर के जो मोहरे होते हैं, वर्टिब्रास होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्क होती है तो उसकी जो सोजिश है, तो उस की वजह से होने वाली जो उसके बाद अगर उस सोजिश को हम उसका इलाज ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपसे झुका नहीं जाएगा और आपको आपका जो पोस्चर है, आप ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे जिसको आम जुबान में हम कुब कहते हैं, या और इसे ये जो एबनॉर्मल पोस्चर बन जाता है। तो इस बीमारी का नाम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आमतौर पे ये खानदान में अगर एक को हो तो दूसरे को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मर्दों में 3 गुना ज़्यादा होती हैं ख़वातीन की निस्बत। और आमतौर पर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं HLA-B27। ये जीन ज़्यादा पाया जाता है इन फैमिलीज़ के अंदर और इन लोगों के अंदर। और इसके अलावा जैसे जैसे आप जो ठंडे इलाके हैं, ख़ास तौर पे जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, उस तरफ जाएं तो ये बीमारी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप उन इलाकों की तरफ आए जो गर्म इलाके शुमार होते हैं तो वहाँ पे ये बीमारी कम होती है। तो इसकी वजह मैंने दोस्तों बता दी कि ये जेनेटिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जिसकी वजह से बार बार जो ये मोहरे हैं, वर्टिब्रास हैं, इनके दरमियान जो डिस्क होती है उसमें सोजिश होगी। अब ये जो सोजिश होगी, इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि मोहरों के दरमियान जो डिस्क है उसकी हैयत या शक्ल तब्दील होती है, बल्कि जहाँ पे ये पट्टे जो आके जुड़ते हैं मोहरों के साथ, और जो पाँव की एक हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियस कहते हैं, तो उसके साथ तो वहाँ पे भी नई हड्डी भी बनती है और वहाँ पे सोजिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम एंथेसाइटिस भी कहते हैं और आर्थराइटिस भी आगे ये चीज़ें कहते हैं। तो इस बीमारी को आमतौर पर हम तशखीस कैसे करते हैं? एक तो लोग जो हैं वो आपको आके हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोस का मकसद होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और आपने अगर आपको ऐसी कोई अलामत हैं तो आपने जाना अपने डॉक्टर के पास ही है, तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा। अगर वो आप उसको बताते हैं कि आपको कमर में दर्द होता है या गर्दन के जो मोहरे हैं उनमें दर्द होता है, और या फिर पाँव के जो नीचे के हिस्से हैं जिसको हम प्लांटर एरिया कहते हैं वहाँ पे दर्द होता है, और वो रात को दर्द बढ़ता है और चलने फिरने के बाद वो दर्द बेहतर हो जाता है, तो उसके बाद वो आपका करवाएंगे एक्सरे। और एक्सरे के ऊपर आमतौर पर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें मोहरों की शक्ल तब्दील हुई होती है, जिसको हम स्क्वेयरिंग भी कहते हैं, कि वो मोहरे जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाते हैं और उसमें शाइन भी आ जाती है। और अगर वो एक्सरे पे आपकी हिस्ट्री देने के बाद, यानी अलामात का बताने के बाद, और एक्सरे पे भी अगर किसी भी डॉक्टर को थोड़ा मुश्किल पेश आए आपकी इस तशखीस करने में, तो फिर वो आपका CT स्कैन और MRI का टेस्ट करवाते हैं, जिसपे बहुत ज़्यादा हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इस बीमारी के बारे में जानना और इसको जल्दी इलाज करना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो जल्दी इलाज नहीं करवा पाते, उनके ये जो गर्दन के मोहरे हैं, ये जो उनकी कमर के मोहरे हैं या नीचे की कमर का हिस्सा है उसके मोहरे हैं, वो इतने सख्त हो जाते हैं तो उसके बाद इंसान का जो पोस्चर होता है, यानी खड़ा होने का या बैठने का तरीका है, वो बिल्कुल तब्दील होता है, जिसको हम स्कूब्ड पोस्चर कहते हैं या कुब कहते हैं आम जुबान में। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको अगर आप जल्दी इलाज करवाएंगे तो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। इलाज में शामिल हैं दवाइयाँ और एक्सरसाइजेज। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड पे एक हिस्सा डाल दूँ एक्सरसाइजेज का, ताकि
आप उन एक्सरसाइजेज से भी समझ सकें कि अगर ये एक्सरसाइजेज की जाएंगी तो उसके बाद बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है जल्दी से, और ये बहुत ज़्यादा जो आपका मोहरे हैं वो आपस में नहीं जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो दवाइयों में शामिल हैं दोस्तों एनसेड यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें जैसे ब्रूफेन शामिल है, डाइक्लोफ्लैंक्स सोडियम शामिल है, नेप्रोक्सिन शामिल है। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके लिए जो मौजू इलाज होगा वो तजवीज़ करेगा। एनसेड के अलावा एक और दवाई होती है जिसको हम कहते हैं सल्फासेलाजीन, ये भी एक DMRD है यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स इसको हम कहते हैं। तो वो आपका डॉक्टर आपकी हालत देखते हुए आपको शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर इनसे भी फर्क ना पड़े तो फिर एक ऊपर की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या है, ये सोजिश करने वाला एक एलिमेंट है, इसके खिलाफ दवाई दी जाती है जिसके अंदर शामिल है अडेलीमुमैब है, एटानरसेप्ट है और इन्फ्लिक्सीमैब है, उसके अलावा वहाँ पे सर्टेलिजुमैब है, गोलीमुमैब है। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं और ये मैं सारे आपको जेनरिक नाम बता रहा हूँ, कोई ब्रांड नेम नहीं है। और कोई ये लेक्चर सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपने अपना खुद इलाज नहीं करना, बल्कि आपके डॉक्टर ने आपका इलाज करना है और मकसद आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है कि ये दवाई शुरू करवाई जा सकती है। और अगर इसके बावजूद भी ना हो तो फिर आपका जो डॉक्टर है आपको एक मखसूस किस्म की दवाई होती है जिसको हम इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर कहते हैं। जैसे ये दो जो नाम लिखे हुए हैं तो ये भी उन दवाइयों में शामिल हैं। और अगर ये तमाम चीज़ें फेल हो जाएं, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद करती है जो इस वीडियो के आखिर में मैं शामिल करूंगा, अगर ये भी खुदा न खास्ता फेल हो जाए तो फिर डॉक्टर आपकी करते हैं सर्जरी। सर्जरी में एक तो बहुत खतरनाक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं कि ओस्टियोटमी। ओस्टियोटमी क्या होता है कि वो मोहरा जो आपका होता है उसके अंदर थोड़ा सा उसको काटना पड़ता है, जिसके बाद से आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपकी जो हरकत हैं वो बेहतर हो जाती हैं। लेकिन एक तो ये इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इंतहाई कोई माहिर सर्जन है सिर्फ वही कर सकता है, ये कोई आम डॉक्टर करने का सोच भी नहीं सकता। ये इतना ख़ास किस्म का प्रोसीजर है। और अगर इसके अलावा और भी छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं कि जिसकी वजह से, यानी कि कोई जैसे आपका जो मोहरा अगर बहुत ख़राब हो चुका है तो उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे नया एक सिंथेटिक या एक आर्टिफिशियल किस्म का कोई भी मोहरा लगा दिया जाएगा। या बाज़ औक़ात लोगों में, क्योंकि दोस्तों याद रखें कि इसमें ना सिर्फ ये कि जो कमर के नीचे के हिस्से के मोहरे शामिल होते हैं इस दर्द में, बल्कि जो एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट, यानी जो नीचे के मोहरे हैं जो आमतौर पर अगर आप हाथ लगाएं तो आपको पीछे टेल महसूस होती है, वो सेक्रम है। तो वो जब आपकी टांग के ऊपर जो सबसे बड़ी हड्डी है जिसको यानी हिप बोन कहते हैं, तो उसके साथ उसका एक पोर्शन होता है आइलियम का, उसके साथ मिलती है, तो इसे हम कहते हैं सेक्रो आइलिक जॉइंट। तो ये भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर शामिल हो जाता है कि जब किसी को बीमारी होती है तो उसको यहाँ पे दर्द होता है, जो आपके जो बटक्स होते हैं, जो आपके पीछे का हिस्सा होता है, तो वहां पे आपको दर्द महसूस होता है। तो ये जो जॉइंट है बाज़ वक़्त इसको भी रिप्लेस करना पड़ता है, जिसको हम हिप जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन ये सारे फैसले आपके डॉक्टर ने करने हैं, मकसद आपको एक बेसिक चीज़ों का बताना है। तो इससे ये पता चला कि ये दर्द होता है, ये मोहरों का दर्द है, और जो आपका हिप जॉइंट है तो जो कूल्हे का जो जोड़ कहते हैं, तो उसका ये दर्द होता है, ये रात को होता है। एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से ये दर्द बहुत जल्दी बेहतर होता है, और दवाइयाँ टाइम पे अगर शुरू करवाएं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी से फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के एंड में उम्मीद तो यही है कि मैं एक्सरसाइजेस पे वीडियो बना पाऊंगा, तो मैं उसको शामिल कर दूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे। दोस्तों सबसे पहला है पेल्विक टिल्ट। ये आपकी पेल्विस है। अब आपने इसको नीचे की, ये पेल्विस है, इसको सब नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है, और एब्डोमिनल मसल जो है वो आपके टाइट होंगे, और पेल्विस को नीचे की तरफ, यानी अपना जो कूल्हा है उनको नीचे की तरफ दबाएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे होल्ड रखेंगे और उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको फिर बाद में रिलैक्स कर देंगे। इसे कहते हैं पेल्विक टिल्ट। ये बहुत कारआमद एक्सरसाइज है। दूसरी है कि आपने टांगों को दोनों को एक तरफ कुछ सेकंड्स के लिए करना है, ऊपर के हिस्से को साकत रखना है, लेकिन टांगों को पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ दोनों टांगों को लेके जाएं और कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे होल्ड रखें। ये सारा आपका जो स्पाइन है उसके ऊपर, ये उसकी एक्सरसाइज है ताकि उसमें फ्यूजन ना आ जाए, उसमें रुकावट ना आ जाए। दोनों तरफ ये आप 10 सेशन कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। दोनों तरफ अपनी जो टांगें हैं वो लेके जाएं और उनको कुछ देर के लिए होल्ड करें। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है ताकि आपका जो जोड़ है वो जम ना जाए। अब दूसरी तरफ ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए काउंट करें, 5 के लिए, 10 सेकंड के लिए, और ये सेशन आप कर सकते हैं 10 से 15 दिन में एक बार। ये भी
बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे हवा में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर दोबारा लेके जाएंगे ऊपर और ऊपर होल्ड करेंगे। ये सारा आपको रिलैक्स करेगा अपने जो मोहरे हैं कमर के नीचे के से। फिर इसको नीचे लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये फिर आप एक दफ़ा अपनी हिप्स को ऊपर लेके जाएं, उसको होल्ड करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने नीचे लाना है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद है कि आप जो है अपनी एक टांग को ऊपर लेके जाएं, जैसे मैं ये लेके गया हूँ। अपने बाजों की मदद से कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर दूसरे के साथ ऐसे ही करें। इसको होल्ड करें कुछ देर के लिए और फिर जो है आप वापस फिर इसी तरह यानी कुछ सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे। और ये 10 से 15 सेट दिन में एक दफ़ा आप कर सकते हैं हर एक्सरसाइज के। ये भी जैसे अब आपने होल्ड किया कुछ सेकंड के लिए, पूरा जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करेगा मोहरों से। इससे अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम लेटेंगे कमर सीने के पहलू से। उसके बाद हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे, नीचे का धड़ साकत रहेगा, ऊपर के धड़ से बाजुओं की मदद से भी उठा सकते हैं और बिल्कुल ऊपर उठा के और कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे अपने आप को रोकेंगे, होल्ड करेंगे। ये सारा जो रिलैक्स होने का दबाव है ये मोरों पे पड़ रहा है। बाज़ का आप अपने बाजुओं से थोड़ा सा बाजुओं से ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर का धड़ उठाते हैं, नीचे का साकत रखते हैं। और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इस चीज़ के लिए कि आपके जो स्पाइन है मोहरे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज़ों के लिए।